व्यवहारवाद में हम लोग देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शनल जो टेक्नोलॉजी बता रखी है, अनुदेशनात्मक अभिकल्पों को किस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं या कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम बिहेवियरलिज्म को पढ़ रहे हैं या कोई व्यवहारवाद का उपयोग कर रहे हैं तो हम किन चीजों का यूज करके जो है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो उसमें हम लोग बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं, रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन का आपने नाम सुना होगा, जिसमें जो है विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट करके बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बच्चा उसका आंसर देता है और उसका आंसर सही होता है तो उसको फीडबैक मिलता है, उसको जो है अच्छा ही बताए, अगर सही आंसर देता है तो गुड, वेरी गुड, इस तरीके से जो है उसको रिइंफोर्समेंट दिया जाता है। गलत अगर आंसर होता है तो वापस से जो है वो उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करता है। टीचिंग मशीन का हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग शिक्षण की जो हमारी मशीन होती है उनका यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर आधारित जो अनुदेशन होता है या जो लर्निंग होती है, कंप्यूटर आधारित जो लर्निंग होती है उसका जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। सिस्टम अप्रोच का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये है कि हम व्यवहारवाद में किस प्रकार की जो है अनुदेशन को यूज करके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हो गया व्यवहारवाद। अब दूसरा है संज्ञानवाद, जिसने बताया था कि मानसिक क्षमताओं की बात की गई है, तार्किक क्षमताओं की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर लर्निंग को जो है कैसा बताया है, लर्निंग को बताया गया है कि वो एक इंटरनल प्रोसेस है, डेवलपमेंटल प्रोसेस, यानी धीरे धीरे अलग अलग स्टेज में जाकर के जो है डेवलप होता है। तो जीन प्याजे इसमें हमको पढ़ने हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई है, 4 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने। पहली कौन सी है, पहली है संवेदी पेशी अवस्था, या इसको संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो कब से होती है, जो जन्म से या 0 से 2 वर्ष, सेंसरी मोटर इंग्लिश में कहते हैं। अगली आती है पूर्व संक्रिय अवस्था, इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल, जो होती है 2 से 7 साल के लिए। तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ये होती है 7 से 11। और लास्ट आती है औपचारिक संक्रिय अवस्था, औपचारिक, इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15। तो जीन प्याजे को हमें संज्ञानात्मक पढ़ना है पहला, कि उन्होंने क्या बताया है, प्रोसेस, लर्निंग को कैसी प्रोसेस बताया, डेवलपमेंटल प्रोसेस बताया है, कि बच्चा जो है डेवलप, धीरे धीरे डेवलप होकर के चीजों को सीखता है। इन 4 स्टेजेस से आकर के जो है बच्चा डेवलप होकर के इन चीजों को सीखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल प्रोसेस मानते हैं लर्निंग को, इंटरनल प्रोसेस मानते हैं, बौद्धिक और तार्किक क्षमताओं के जो है विकास पर बल देने की ये बात कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या यूज कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें संज्ञान, दिमाग की बात की गई है, मस्तिष्क की बात की गई है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग दे सकते हैं। स्ट्रक्चर डिस्कवरी एक्टिविटी, यानी कि संरचित डिस्कवरी, बच्चा खुद खोज करके जो है एक्टिविटी करके जो है सीखने की कोशिश करे, स्ट्रक्चर डिस्कवरी एक्टिविटी। ग्रुप लर्निंग एक्टिविटी, यानी ग्रुप में अगर वो सीखेगा बच्चों के साथ में तो उसके दिमाग का विकास होगा, तर्क वितर्क करना सीखेगा। ग्रुप लर्निंग एक्टिविटीज का यूज कर सकते हैं। रोल प्लेइंग यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं मल्टीप्लेयर गेम्स, जिसमें एक से ज्यादा प्लेयर होकर के गेम खेलते हैं, मल्टीप्लेयर गेम यूज कर सकते हैं। सेल्फ डिस्कवरी, स्वयं खोज विधि के द्वारा बच्चे को सिखाया जा सकता है। कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, वहां पर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग थी, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर पर आधारित जो है अनुदेशन देकर के बच्चे को सीखने में मदद की जा सकती है। तो ये था कि जीन पियाजे ने कौन सी स्टेजेस दी हैं, 4 स्टेजेस दी हैं जो मैंने आपको बता दी।
उसके अलावा किन चीजों को यूज करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उसकी किस प्रकार की इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, किस प्रकार के अनुदेशन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कॉग्निटिव में ब्रूनर को भी पढ़ना है। ब्रूनर को हमको इसके अंतर्गत देखना है। इन्होंने भी जो है जीन पियाजे की तरह जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी है। इन्होंने क्या बताया, बच्चों के सामने जब कोई इंस्ट्रक्शन दिए जाए तो कैसे दिए जाए, सीक्वेंस में दिए जाए, यानी एक उनका निश्चित पैटर्न होना चाहिए, अनुदेशन देने का कैसा होना चाहिए, एक निश्चित पैटर्न होना चाहिए। बच्चों के सामने जब भी इंस्ट्रक्शन दिए जाए सीक्वेंस के अंतर्गत दिए जाए। अगला क्या है, बच्चे को रेडी करना चाहिए इंस्ट्रक्शन देने से पहले, अनुदेशन देने से पहले बच्चे को रेडी, यानी वो एक्टिव होना चाहिए। जब भी बच्चे को कोई इंस्ट्रक्शन दिए जाए तो क्या हो, वो रेडी रहे, यानी एक्टिव रहे, क्योंकि इन्होंने लर्निंग को कैसा माना है, एक्टिव प्रोसेस माना है। कॉग्निटिव में क्या माना है, एक्टिव प्रोसेस है। तो बच्चा रेडी होना चाहिए लर्निंग, वो जब उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाए। इन्होंने अपना जो बात बताई है कॉग्निटिव के लिए, मैंने दो बातें बताई हैं। पहली तो ये कि शिशु अपनी अनुभूति को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है। दो बातें हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, जो शिशु होता है, उसकी जो फीलिंग होती है, शिशु अपनी अनुभूतियों को कैसे व्यक्त करता है, कैसे वो बताता है। ये दो सवाल है कि शिशु अपनी अनुभूतियों को कैसे व्यक्त करता है। दूसरा है कि जब वो शेषावस्था में या बाल्यावस्था में जाता है तो वो चिंतन कैसे करता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है, वो शेषावस्था में जाता है या बाल्यावस्था में जाता है, तो वो चिंतन कैसे करता है, वो सोचता कैसे है। तो इन बातों के लिए इन्होंने जो है कितनी स्टेजेस बताई, 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस इन्होंने बताई है। जैसे जीन पियाजे ने 4 बताई हैं, इन्होंने 3 बताई हैं। वो 3 कौन कौन सी है, सबसे पहली है सक्रियता विधि। याद रखना, जीन पियाजे ने 4 बताई हैं, इन्होंने 3 बताई हैं। सक्रियता, दूसरी बताई है दृश्य प्रतिमा विधि, आइकॉनिक मेथड हम लोग कह सकते हैं। थर्ड बताइए सांकेतिक, सो क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक। जैसे जीन पियाजे ने डेवलपमेंटल की 4 स्टेज बताई, उन्होंने 3 बताई है। किन 2 चीजों पर, कि शिशु अपनी अनुभूतियां जो फील करता है उनको कैसे व्यक्त करता है, और शेषावस्था और बाल्यावस्था में चिंतन किस प्रकार से करता है, उसके लिए उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। जो सक्रियता विधि होती है, जो हमारा उसमें बताया गया है कि शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। जैसे इसको भूख लगती है, भूख लगता है तो वो रोता है, भूख लगना, रोना, हाथ पैर मारना, हाथ पैर हिलाना। इसमें क्या होता है, बच्चा कैसा शब्दहीन, यानी उसके पास कुछ शब्द नहीं होते हैं अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए, तो शब्दहीन होकर के वो व्यक्त करता है, लेकिन एक्टिव रहता है क्योंकि अपने हाथ पांव हिला रहा है, भूख लग रही है, रो रहा है, तो किसको, इसलिए इसको सक्रियता बताया गया है, लेकिन उसके पास अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं होते हैं। आइकॉनिक बताया गया है, इसमें क्या होता है, बालक अपनी अनुभूतियों को कुछ दृश्य प्रतिमाएं बनाकर प्रकट करता है। इसके अंतर्गत जो है कोई संकेत या चिन्ह, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। आइकॉनिक होता है संकेत, चिन्ह, कोई प्रतिमाएं, इस तरीके से जो है बच्चा अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करता है। और सबसे लास्ट में वो शब्दों के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करता है। तो ये 3 स्टेजेस हैं जो बताई गई हैं ब्रूनर के द्वारा। तो 3 है, सक्रियता, दृश्य और सांकेतिक। ये एक्टिव बेस्ड होता है, यानी बच्चा इसमें एक्टिव होता है। ये इमेज बेस्ड होता है, और ये वर्ड बेस्ड होता है, लैंग्वेज बेस्ड होता है। शब्द की बात की जाती है, इसमें इमेज, संकेत चिन्ह की बात की जाती है, इसमें भूख लगना, रोना, शब्दहीन तरीके से जो है अपनी अभिव्यक्ति को वो बताता है। ठीक है, तो ये इन्होंने 3 बताए हैं।
कि किस तरीके से जो है बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो इन्होंने 3 स्टेज हम लोगों ने देख ली। अब बात आती है कि इनका इंस्ट्रक्शनल क्या होना चाहिए इनके हिसाब से। तो इन्होंने बताया है कि जो मटेरियल प्रेजेंट किए जाए, मटेरियल कह सकते हैं, या जो भी इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट किया जाए वो किसमें हो, सीक्वेंस में होने चाहिए। इसमें स्पाइरल करिकुलम हम लोग ले सकते हैं, यानी कि उसमें क्या होता है, स्पाइरल करिकुलम में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हम जाते हैं, यानी सरल से कठिन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन बेस्ड लर्निंग हो सकती है, डिस्कवरी लर्निंग हो सकती है, ये इंस्ट्रक्शन देने के तरीके हो सकते हैं ब्रूनर के अकॉर्डिंग, उनकी जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कि हम किस प्रकार से जो है अनुदेशन दे सकते हैं। तो हमने जीन पियाजे पढ़ लिए, ब्रूनर पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आसुबेल को, इन्होंने क्या बताया अपने सिद्धांत के अंतर्गत। तो इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है अभिग्राही अधिगम, दूसरा है सार्थक वाचिक अधिगम। ये मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते थे, ध्यान रखना कीवर्ड में, याद ध्यान रखना मीनिंगफुल लर्निंग की। इसमें होगा मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग, रिसेप्शन लर्निंग, तो ये जो है इनके सिद्धांतों के नाम थे कि इन्होंने किस क्या क्या जो है ना सिद्धांत दिए थे। इनकी जो थ्योरी है उसको क्या कहा जाता है, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है इनकी थ्योरी को कहा जाता है। इन्होंने पास्ट नॉलेज को जो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा, यानी कि जो भी हमारी पास्ट नॉलेज होती है वो क्या है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक ढांचा है हमारी, जो भी नॉलेज है पुरानी तो क्या है, संज्ञानात्मक ढांचा है। ये कहते हैं कि न्यू कंसेप्ट को जब प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण कहते हैं। जब हमारे न्यू कंसेप्ट जो होते हैं हमारे, उसको हम हमारी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, आत्मसातीकरण। मीनिंगफुल लर्निंग की ये बात करते हैं कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। मीनिंगफुल लर्निंग की बात कहते हैं। इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी है उसमें 4 टाइप ऑफ लर्निंग बताई है कि लर्निंग कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की लर्निंग होती है। 4 प्रकार देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहली कौन, 4 टाइप ऑफ लर्निंग, रोट लर्निंग, इसको हिंदी रोट लर्निंग है, रट करके हम जो सीखते हैं। दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग, तीसरा है रिसेप्शन लर्निंग, और चौथा क्या है, चौथे का नाम है डिस्कवरी लर्निंग।
हम रट करके जो सीखते हैं, हम मतलब क्लास में गए, हमें रटा दिया, हमें कोई चीज सेंटेंस रटना है तो वो रटते हैं ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो रटते हैं, तो रोट लर्निंग वो होती है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होती है? जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में, जब हमारे जब न्यू कंसेप्ट के साथ में हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को हम लोग जोड़ते हैं तो वो क्या होती है? वो मीनिंगफुल लर्निंग होती है। और ये मीनिंगफुल लर्निंग की बात करते थे, ये ध्यान रखना। उसके अलावा होता है रिसेप्शन लर्निंग, यानी बच्चे को विषय वस्तु लिख करके या बोल करके बता दी जाती है, यानी कंसेप्ट जो होता है वो बच्चे को या तो टीचर के द्वारा बोल करके बता दिया जाता है या लिख करके उसको बता दिया जाता है। अब रिसेप्शन लर्निंग में दो तरीके से हो सकती है, या तो वो रोट हो सकती है या फिर वो मीनिंगफुल हो सकती है। मतलब अगर बच्चे को कोई कंसेप्ट बताया गया है कि या तो वो लिख करके बता दिया गया है या उसको बोल करके बता दिया गया है, अगर वो उस कंसेप्ट को सिर्फ रटता है तो वो रोट हो जाएगी। अगर वो उस कंसेप्ट को समझता है, उसका मीनिंग निकालता है, अपने एक्सपीरियंस के साथ उसको जोड़ता है तो वो मीनिंगफुल लर्निंग हो जाएगी। और डिस्कवरी लर्निंग जो है उसके अंतर्गत क्या होता है? नए सिद्धांत, नई सोच का जो है निर्माण किया जाता है। तो ये 4 टाइप ऑफ लर्निंग जो है बताए गए थे किसके द्वारा? आसुबेल के द्वारा। अब इसमें देख लेते हैं कि हाँ, तो इसके अंतर्गत जो है ये बताया गया है और इसमें किस प्रकार के इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जीन पियाजे और ब्रूनर वो दोनों भी कॉग्निटिव से रिलेटेड है, तो उसमें जिस प्रकार के इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर भी जो है उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं एजुकेशन के अंतर्गत। तो हमने स्किनर को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को, आसुबेल, इन तीनों को कंप्लीट कर लिया है, यानी हमने व्यवहारवाद और दूसरा कौन सा है हमारा? व्यवहारवाद के अलावा संज्ञानवाद, और दोनों को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है रचनावाद, कंस्ट्रक्ट। यानी कि हम अपने नॉलेज का निर्माण स्वयं करते हैं, हम स्वयं जो है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, प्रीवियस नॉलेज से, किसी भी तरीके से जो है जब हम अपने स्वयं के जो है कंसेप्ट को हम स्वयं निर्माण करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है? वो रचनावाद के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हमको किसको पढ़ना है? वाइगोत्स्की को हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने बोला था कि कोई भी लर्नर जो होता है वो विद हेल्प, यानी मदद के साथ, और विदाउट हेल्प, विद हेल्प और विदाउट हेल्प क्या कर सकता है, यानी मदद के साथ में वो क्या कर सकता है और बिना मदद के वो क्या कर सकता है। इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कि कोई लर्नर है, कोई बच्चा है, एक बच्चा है, उसको A से लेकर के M तक अल्फाबेट याद है, ठीक है, A से M तक याद है और M से Z तक उसकी मम्मी ने उसको याद करवा दिए। इसके बीच का जो ये क्षेत्र है ये क्या कहलाया? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी ये तो इसने विदाउट हेल्प खुद से किया, ये किसने विद हेल्प किया, और ये बीच का क्या रहा? ये बीच का क्या रहा?
बीच का रहा ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि बच्चा जो है कुछ काम तो खुद से कर लेता है और कुछ काम जो है वो दूसरों की मदद से कर लेता है। इन्होंने क्या बताया कि सोशल डेवलपमेंट जो होता है, सोशल डेवलपमेंट होने के बाद ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, यानी पहले बच्चे का सामाजिक विकास होना जरूरी है, उसके बाद ही उसका संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। तो ये जो बीच का जोन है, इस पे उसकी मम्मी ने या उसकी फैमिली ने उसकी मदद करी, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रहा, समाज इंपॉर्टेंट रहा। सोशल जो है डेवलपमेंट उसकी फैमिली के द्वारा उसका किया जा रहा है, जिससे वो आगे सीख पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका समाज, उसकी फैमिली इसकी हेल्प करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, सपोर्ट पॉइंट कहते हैं, या इसको हम स्काफ होल्डिंग भी कहते हैं। यानी विद हेल्प और विदाउट हेल्प के बीच का जो क्षेत्र है वो सपोर्ट पॉइंट की तरह वहां तक पहुंच रहा है, इसको स्काफ होल्डिंग भी कहते हैं। इसके अलावा स्काफ होल्डिंग जो है उससे ब्रूनर, वुड, रॉस जो है अलग अलग लोग भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने स्काफ होल्डिंग में बहुत ज्यादा काम किया था, तो ये बात ध्यान रखना। ब्रूनर, वुड, रॉस ये सब भी स्काफ होल्डिंग से जुड़े हुए हैं, इन्होंने इसमें बहुत ज्यादा काम किया था। बट अभी हमको यहाँ पर ये समझना है कि विद हेल्प और विदाउट हेल्प के बीच का जो क्षेत्र है वो ZPD कहलाता है, जो कि समाज के द्वारा बच्चे की हेल्प की जाती है, सपोर्ट पॉइंट मिलता है उसको यहाँ पर, तो ये है ZPD। और जो चीजें ZPD से भी बाहर होती है, यानी कि ना वो विद हेल्प कर सकता है ना वो विदाउट हेल्प कर सकता है, वो बच्चा वो कभी भी नहीं सीख सकता इनके अनुसार। यानी ये कर रहा है विद खुद से, ये कर रहा है वो खुद से, ये कर रहा है हेल्प के माध्यम से, ठीक है। इसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, वो है ZPD। और जो इसके बाहर का क्षेत्र होता है वो कभी भी नहीं सीख सकता है इनके अकॉर्डिंग। तो ये है इन्होंने जो बताया कि किस प्रकार से जो है कंस्ट्रक्टिविज्म में हमको ZPD के बारे में वाइगोत्स्की के अनुसार बताया गया, जिसमें विद हेल्प बच्चा जो सीखता है, विदाउट हेल्प जो बच्चा सीखता है, उसके बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो ZPD के अंतर्गत आता है। इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, इसमें हम लोग बच्चे को रियल लाइफ सिमुलेशन जो होता है उसका, यानी वो अपने वास्तविक जीवन में लोगों का अनुकरण करके सीख सकता है, क्योंकि वो स्वयं अपना कंस्ट्रक्ट कर रहा है नॉलेज को। स्काफ होल्डिंग इसके अंतर्गत आ सकती है, जो मैंने जो आपको बताया सपोर्ट पॉइंट जो होता है समाज के द्वारा बच्चा सीख सकता है। ग्रुप वर्क हो सकता है, माइंड मैप हो सकता है, बच्चा कई चीजों के कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चीजों को याद करने के लिए अपने दिमाग में मैप बनाते हैं, माइंड मैप बनाते हैं याद करने के लिए, तो माइंड मैप हो सकता है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चे का कंस्ट्रक्ट जो है संरचनावाद विकास करने के लिए। तो ये हम लोगों ने समझ लिया। इसमें हमने तीनों सिद्धांत पढ़ लिए कि व्यवहारवाद में स्किनर ने क्या बताया, संज्ञानवाद में जीन पियाजे, ब्रूनर, हासुबेल के द्वारा क्या बताया गया, और रचनावाद में वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया गया। और इसमें इंस्ट्रक्शन जो है कौन कौन से हम लोग यूज कर सकते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। आगे है आपका अधिगम सिद्धांत, यानी ये जो सिद्धांत पढ़े हैं हमने अभी, अधिगम सिद्धांत तथा अनुदेशनात्मक कार्य नीति के बीच संबंध, यानी अधिगम सिद्धांत लर्निंग थ्योरीज और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज के बीच में क्या संबंध है वो हमको देखना है। वो भी 4 लेवल पर देखना है, वृहद यानी कि लार्ज, लघु यानी स्मॉल, औपचारिक यानी फॉर्मल, गैर औपचारिक यानी नॉन फॉर्मल लेवल पर हमको देखना है कि लर्निंग थ्योरीज और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज के बीच में क्या रिलेशन है, हमको इसको अब स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 टर्म हमारे सामने है कि अधिगम और अनुदेशनात्मक कार्य नीति। तो अधिगम सबको पता है, अधिगम वैसे बहुत बड़ा है, पर यहाँ पर समझने के लिए कि व्यक्ति के व्यवहार में या छात्र के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, जो स्थायी परिवर्तन आता है, वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था कि अध्यापक के द्वारा अपने विचार, विषय वस्तु से संबंधित विचार, विविध ज्ञान,
अपने अनुभव, ये सब क्या है बच्चे के सामने जब वो रखता है वो क्या कहलाता है, जिससे बच्चा आसानी से सीख पाए, वो क्या कहलाता है, अनुदेशन कहलाता है। यानी वे ऑफ डिलीवरी, आप बच्चे के सामने कैसे प्रेजेंटेशन कर रहे हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन। ठीक है, तो अब हमको देखना है कि ये जो हमने अधिगम सिद्धांत अभी जो पढ़े व्यवहारवाद का, संज्ञानवाद का, रचनावाद का, उसमें ये अनुदेशनात्मक स्ट्रेटेजीज जो है किस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इनको यूज करने से लाभ क्या आता है। तो सबसे पहले तो ये आता है कि ये लचीली है बहुत ज्यादा, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्टूडेंट सेंटर्ड रहती है, बच्चा इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। अगर हम इनका यूज करते हैं इन सिद्धांत के अंतर्गत, इंटरेक्टिव रियल एक्सपीरियंस, यानी हमको रियल एक्सपीरियंस मिल रहा है। यानी अगर आप लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर या बड़े स्मार्ट बोर्ड पर उसको कुछ करके दिखा रहे हो तो क्या होगा, उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, बच्चा इंटरेस्ट के साथ में देखता है। इसमें क्या होता है, हम इवेल्युएशन आसानी से कर लेते हैं, मूल्यांकन आसानी से कर लेते हैं, पृष्ठ पोषण हमको मिल जाता है कि अगर हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे या अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, पृष्ठ पोषण फीडबैक फटाफट से मिल जाता है। हम देख सकते हैं कि हमने जो क्लास में पढ़ाया है उसमें हमने जैसा चाहा था वैसा बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आया है या नहीं, हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य थे, हमने जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाए थे, उनकी प्राप्ति हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो ये तो था कि अनुदेशन से अगर हम अधिगम के अंतर्गत अनुदेशन को यूज करते हैं तो फायदे क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में संबंध क्या क्या है, और वो भी स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप और फॉर्मल नॉन फॉर्मल ग्रुप के अंतर्गत। तो 4 ग्रुप में हमको समझना है। तो सबसे पहले तो ग्रुप क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि समूह किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, इंडिविजुअल्स का कलेक्शन, यानी कि आप, मैं और अलग अलग जो इंडिविजुअल्स मिलकर के जो है एक ग्रुप का, एक समूह का निर्माण करते हैं। तो उसमें आता है स्मॉल ग्रुप पहले। तो इसको स्मॉल ग्रुप में 3 से लेकर के 20 सदस्य तक शामिल किए जाते हैं। 3 से 20 लोग होते हैं तो हम उसको स्मॉल ग्रुप कहते हैं। लार्ज ग्रुप में क्या होता है, 20 से लेकर के 100 होते हैं। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, किसी निश्चित उद्देश्य या किसी निश्चित ऑब्जेक्टिव को लेकर के हम लोग जब ग्रुप बनाते हैं, औपचारिक रूप से जब कोई ग्रुप बनाया जाता है तो वो फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल यानी फॉर्मल के जस्ट अपोजिट, जैसे इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, जैसे फॉर्मल एजुकेशन होती है, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं 4 ग्रुप, और इन चारों ग्रुप के जो है संदर्भ में हमको देखना है कि इनके बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले देखते हैं अधिगम सिद्धांत में सबसे पहले क्या है, व्यवहारवादी सिद्धांत हमारे दे रखा है। अब व्यवहारवादी सिद्धांत में स्मॉल ग्रुप में हम क्या इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको भी पढ़ा भी दिया है। अभी हम लोगों ने जब व्यवहारवाद को पढ़ा तब मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्या क्या इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रणनीति की बात हो रही है, वहां पर टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, यहाँ पर हम क्या कार्यनीति यूज कर सकते हैं। तो स्मॉल में हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। लर्नर जो होता है, अधिगमकर्ता जो होता है, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि छोटा ग्रुप है तो अधिगमकर्ता का हम आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं कि हम उसको पढ़ा रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हम छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं, छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं, क्योंकि स्मॉल ग्रुप है तो हम टास्क दे सकते हैं छोटे छोटे। और क्या कर सकते हैं, हम उनके बिहेवियर में शेप यूज ऑफ, हम उनके जो है व्यवहार को जो है उनको शेप दे सकते हैं। क्योंकि छोटा ग्रुप है तो हम पर्टिकुलर एक एक बच्चे से जो है इंटरेक्ट होकर के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उनके व्यवहार को जो है शेप दे सकते हैं। लार्ज ग्रुप में क्या होता है, लार्ज ग्रुप में हम लोग ऑडियो विजुअल मटेरियल यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि छोटा ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है तो हर बच्चे तक चीज आसानी से देख पाए, सुन पाए, तो हम इनकी जो है मदद ले सकते हैं। टास्क एनालिसिस इसके अंतर्गत कर सकते हैं। लर्नर एनालिसिस तो हम इसमें कर सकते हैं,
इसमें टास्क का एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने जो टास्क इस ग्रुप को दिया है उसको पूरी तरीके से पूरा किया गया है या नहीं किया गया है। CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया कि व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जो है रणनीति का यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, लर्नर एनालिसिस, स्मॉल टास्क, यूज ऑफ बिहेवियर शेपिंग, ऑडियो विजुअल मटेरियल, टास्क एनालिसिस, CAI, इन सब का यूज कर सकते हैं हम बिहेवियरलिज्म के अंतर्गत। अगला है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव में भी स्मॉल और लार्ज ग्रुप है। यहाँ पर स्मॉल में क्या यूज कर सकते हैं, सेल्फ प्लानिंग यूज कर सकते हैं, बच्चा स्वयं प्लान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कॉग्निशन की बात हो रही है, सेल्फ प्लानिंग यूज की जा सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, मॉनिटरिंग की जा सकती है, बच्चा रिकॉल कर सकता है चीजों को, क्योंकि यहाँ पर कॉग्निशन की बात है, ध्यान रखना है। इस तरीके से हम लोग देख भी सकते हैं, कॉग्निशन की बात होती है तो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके साथ किस प्रकार का कोई क्वेश्चन बनता है कि अनुदेशन कार्यनीति कॉग्निशन में किस प्रकार की यूज होती है, तो हम लोग यहाँ सोच सकते हैं कि यहाँ कॉग्निशन की बात हो रही है तो ऐसी स्ट्रेटेजीज जिसमें बच्चे का दिमाग लगे, ठीक है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया तो बच्चे का दिमाग यूज हो रहा है, डिस्कवरी बच्चा खुद खोज रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग उसका दिमाग चल रहा है, रीजनिंग, लॉजिक, ये सब किससे, कॉग्निशन से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे सभी स्ट्रेटेजी जिसमें बच्चे का दिमाग, मस्तिष्क जो है काम में आए। रिवाइजिंग टेक्निक, बच्चा जो है रिवाइज करे, ये तो हो गई स्मॉल के लिए। लार्ज के लिए क्या हो सकता है, लार्ज के लिए हो सकता है मेटा कॉग्निशन, यानी थिंक, रीथिंक, सोच रहा है फिर उस पर दोबारा सोचना, कॉग्निटिव टास्क एनालिसिस, ऑडियो विजुअल मटेरियल तो सब जगह यूज होंगे अगर बड़ा ग्रुप है तो इस तरीके से जो है इन सब को यूज करके हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का कर सकते हैं। कॉग्निटिव थ्योरीज के अंदर इन टेक्निक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब कौन सा बच्चा है लास्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। इसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, छोटे ग्रुप को हम लोग प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, कोई स्मॉल ग्रुप वर्क दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे दिया बच्चों को, कोई ग्रुप वर्क दे दिया, स्मॉल ग्रुप वर्क है ना। और क्या हो सकता है, प्रोवाइड प्रैक्टिस सिचुएशन, जहां बच्चा जो है प्रैक्टिस कर सके, स्काफ फोल्डिंग स्ट्रेटेजीज, स्काफ फोल्डिंग तो रिलेटेड है इससे, यार ध्यान रखना ये वर्ड, स्काफ फोल्डिंग कहीं आता है तो किससे, रचनावाद से रिलेटेड है। ये सब हम स्मॉल के लिए यूज कर सकते हैं। लार्ज के लिए सबसे मेन तो ध्यान हमेशा लार्ज का ये रखना, उसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऑडियो विजुअल तो हर जगह यूज होगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, लार्ज ग्रुप वर्क दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग स्मॉल ग्रुप वर्क देते हैं, यहाँ पर हम लोग लार्ज, किसी भी ग्रुप को कोई काम दे दिया। और क्या दे सकते हैं, डिजाइन एक्सपीरियंस फॉर लार्ज ग्रुप, peer and large group instruction,
इफेक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं उनको। मॉनिटर, इवेलुएट एंड अपडेट। तो ये सब चीजें जो है हम यूज कर सकते हैं तीनों के अंतर्गत, कि बिहेवियरिज्म में और कॉग्निटिव में, कंस्ट्रक्टिविज्म में, इन तीनों में हम लोग स्मॉल और लार्ज ग्रुप के लिए जो है इस प्रकार की टेक्निक को जो है यूज कर सकते हैं। अब आता है कि फॉर्मल और नॉन फॉर्मल ग्रुप के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं फॉर्मल ग्रुप और नॉन फॉर्मल ग्रुप, लास्ट का टॉपिक। इसमें हम ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज कर सकते हैं। ब्लूम की जो उद्देश्य जो हम निर्धारित करने वाले ऑब्जेक्टिव बेसिस जो ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसको याद कर इसमें ले सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी इंस्ट्रक्शन, हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और इसमें क्या हो सकता है, ट्रांसफर स्किल एंड आइडिया फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। यानी कि एक सिचुएशन के विचारों को, एक सिचुएशन में जो हमने सीखा उसको दूसरे सिचुएशन में डालना हम सिखा सकते हैं। इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन को हम लोग इसके अंतर्गत यूज कर सकते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इसमें यूज की जा सकती है। सहयोगात्मक अधिगम जो होता है, बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके जो लर्निंग करते हैं। ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि ये फॉर्मल है तो स्कूल में, मतलब फॉर्मल क्या होता है जो हम स्कूल में कॉलेज में करते हैं, तो उस ग्रुप के हिसाब से जो है हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन यूज किया जा सकता है, समूह चर्चा जो होती है। तो इस प्रकार की जो है इंस्ट्रक्शन को यूज करके बच्चे को पढ़ाया जा सकता है फॉर्मल के लिए। अगला है नॉन फॉर्मल। इसमें हम लोग असाइनमेंट वर्क दे सकते हैं। नॉन फॉर्मल वही कि दूरस्थ और जो हम लोग डिस्टेंस और ओपन से जो लेते हैं उस टाइप की जो होती है। इसमें भी असाइनमेंट, जो डिस्टेंस ओपन में जो असाइनमेंट होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हमको करके उनको भेजने होते हैं, बाद में उसका इवेल्युएशन वो लोग करते हैं। तो नॉन फॉर्मल में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग असाइनमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर एंड लैंग्वेज क्लासेस लग सकती हैं। जैसे ओपन से अगर कोई एजुकेशन लेता है तो उसके बाद में थोड़े दिन के लिए कुछ क्लासेस लगाई जाती है, 15-20 दिन के लिए, तो उस प्रकार की क्लासेस हम लोग ले सकते हैं। सेल्फ लर्निंग की जा सकती है। नॉन फॉर्मल है तो सेल्फ लर्निंग की जा सकती है, बच्चा स्वयं खुद सीख सकता है। सीबीआई का यूज किया जा सकता है इसके अंतर्गत। एम लर्निंग आ सकता है, मोबाइल लर्निंग आ सकता है ना, ई लर्निंग आ सकता है। और क्या आ सकता है, फोकस ऑन लर्नर्स नीड, इसमें बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। ऑनलाइन फ्री कोर्सेज जो आते हैं उनको यूज किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है यूज करके हम लोग नॉन फॉर्मल में भी बच्चे को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो आज हम लोगों ने अपना जो यूनिट 8 है उसका पार्ट 8 पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हमने देख लिया, आईसीटी को हमने देख लिया, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को देख लिया हमने, और फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल में एजुकेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज होती है वो देख लिया, व्यवहारवाद देख लिया, रचनावाद देख लिया, संज्ञानात्मक देख लिया, इसमें इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं वो देख लिया, स्किनर, प्याजे,
आशुबेल, ब्रूनर, वाइगोस्की, इन सबको हम लोगों ने देख लिया है। अधिगम सिद्धांतों में अनुदेशनात्मक स्ट्रेटेजीज को कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें स्मॉल, लार्ज, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, तीनों ग्रुप्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो यूनिट ए का पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है। आपकी एग्जाम जल्दी आ चुकी है, इस वजह से जो है मैंने एक ही बार में जो है यूनिट 8 का पार्ट ए कंप्लीट करवा दिया, वरना मैं धीरे धीरे एक एक करके आपको समझा के करती, बहुत अच्छे से समझाया करती। फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, मैं वापस से समझा दूंगी। बट टाइम कम होने की वजह से मैंने जो है मेन पॉइंट्स जो थे वो आप लोगों को बता दिए। ठीक है, आगे हम लोग पार्ट बी जो है कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से एक एक दिन में एक एक साथ जो है पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।